स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है उद्यान शास्त्र का परिचय। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ड पोमोलॉजी डील विथ द प्रोडक्शन ऑफ। पोमोलॉजी शब्द किसके उत्पादन से संबंधित है ना। तो इसमें क्या पूछा है, पोमोलॉजी। तो बेटा पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, पोमोलॉजी। ये पोमोलॉजी किसकी ब्रांच है, तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है ना। और इसका संबंध है फल विज्ञान से। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि ये किससे संबंधित है, तो फल विज्ञान से संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का है, तो ये लैटिन भाषा का है। और ये ट्रिक भी जग जाहिर है कि जिस भी शब्द के पीछे शब्द में कल्चर आ जाता है, या सेंटेंस या फिर वर्डिंग में लास्ट में कल्चर आता है, वो क्या हो जाता है, लैटिन भाषा का हो जाता है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड हो जाता है। और जहां पर भी लॉजी या नॉमी आता है, वो किस भाषा के हो जाते हैं, ग्रीक भाषा के हो जाते हैं, या ग्रीक लैंग्वेज के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लैटिन प्लस ग्रीक है, क्योंकि इसमें जो पोमो है वो लैटिन है, और जो लॉजी है वो तो ग्रीक है ही, पहले ही हमने ऊपर लिख लिया है ना। तो ये लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का है, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी इसमें केवल क्या पूछा है कि पोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो फल विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रूनिंग ऑफ ग्रेप इन नॉर्थ इंडिया। तो प्रूनिंग या ट्रेनिंग का काम, दो टाइप के काम होते हैं। ट्रेनिंग होता है जो फलों को, फल वृक्षों के लिए होता है, और प्रूनिंग का काम भी फल वृक्षों के लिए होता है, लेकिन प्रूनिंग प्रोडक्शन के लिए होता है। और जो ट्रेनिंग होता है उसको साधने के लिए या फिर हेल्थ मेंटेन करने के लिए, प्लांट हेल्थ मेंटेन करने के लिए होता है ना। तो प्रूनिंग से ध्यान रखना, पी फॉर प्रूनिंग, पी फॉर प्रोडक्शन। पहली बात तो यही याद रखना है आपको कि प्रूनिंग का जो मेन एम है या मेन उद्देश्य होता है वो किससे होता है, उत्पादन से संबंधित होता है। प्रूनिंग किस में की जा रही है, ग्रेप्स में। तो ग्रेप में जो प्रूनिंग होती है जनवरी में होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका दिसंबर जनवरी या तो जनवरी आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला, प्रूनिंग में ये जो प्रूनिंग की जाती है किस टाइप से की जाती है, तो प्रूनिंग प्रोडक्शन के लिए अलग अलग टाइप से होती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रूनिंग का टाइप दिखाया है कि इसमें क्या सिस्टम चलता है। जैसे अगर ये स्टेम ये है ग्रेप्स की जो ग्रो कर रही है ना, तो इसमें ये पंडाल वाला सिस्टम है या फेंसिंग वाला सिस्टम है। तो इसमें देखो, ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल रही है, ये जो आर्म्स के पास से, मेन स्टेम के पास से जो सब ब्रांचेस निकल रही है, तो कुछ ब्रांचेस को हटा दिया जाता है, सिंगल ब्रांच को, फर्स्ट आर्म को ग्रो करने दिया जा रहा है। और ये भी देखो, यहाँ तक ही ग्रो करने देना है जहाँ तक हमारा पांडाल है या फिर फेंसिंग वाला सिस्टम है। अब इसमें जो ये बर्ड्स होगी ना, ये आगे चल के ग्रो करेगी, देखो इसमें ये दिखाया है, यही वापस से ग्रो करके इसी के ऊपर चलेगी। जैसे ये बर्ड्स है, इसके सर बीच में अगर आ जाए तो इनको हटा दिया जाता है, इनको ही ग्रो करने देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें आर्म्स बढ़ते बढ़ते कितने जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे 4 हो जाएंगे, है ना। अच्छा, ये और आर्म्स वाला भी हो सकता है सिंगल प्लांट। आगे, ये प्रूनिंग वाला सिस्टम था, काय के लिए होता है, प्रोडक्शन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डायगोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज ऑल्सो नोन एज। डायगोनल सिस्टम को ही क्विंकन्स मेथड भी कहते हैं, फिलर मेथड, जिसमें कि फिलर मेथड भी कहते हैं, जिसमें लगभग 72 टू 92% प्लांट्स एक्स्ट्रा आते हैं या ज़्यादा आते हैं, दुगने पौधे हो जाते हैं, जो भी मेथड हो। तो मेथड कौन सी, स्क्वायर मेथड, वर्गाकार मेथड से ज़्यादा पौधे आते हैं इसमें। किसमें, जो क्वेश्चन पूछा है इसमें कितने परसेंट, 72 से 92%, लगभग दुगना हो जाता है। तो एक क्वेश्चन तो हमने एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिया, और जो पूछा है वो पूछा है इसका दूसरा नाम, कि डायगोनल सिस्टम जो है उसका दूसरा नाम क्या है, तो क्विंकन्स है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और सिस्टम भी दिए हैं, जैसे स्क्वायर सिस्टम, ट्रायगोनल सिस्टम, हेक्सागोनल। हिंदी में क्या दिया है, वर्गाकार विधि, त्रिकोणीय विधि, और षटकोणीय या षटभुजाकार विधि। तो इसमें ना, ये जो वर्गाकार विधि है सबसे सर्वोत्तम विधि होती है, लेकिन इसका ज़्यादातर उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पर आपके पास एरिया बहुत ज़्यादा हो,
और इसमें अच्छा एक काम करो, डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें स्क्वायर मेथड सबसे पहले इधर, इसमें ना ये, इसमें रो टू रो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। और इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास एरिया ज़्यादा हो, या फिर आपको बड़े ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप लेना है, जैसे मैंगो हो गया, ऑर्चर्ड लॉन्ग टाइम तक चलेगा, जैसे अब बनाना हो गया, पपाया हो गया, इनमें स्क्वायर मेथड अगर नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, याद रखना है, सबसे अच्छी मेथड है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन बाइनियल फ्रूट क्रॉप है उनमें नहीं यूज़ कर सकते, उनमें भी कर सकते हैं। इधर देखते हैं रेक्टेंगुलर मेथड, इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। अगर एक रो से दूसरे रो की दूरी 3 मीटर है तो प्लांट टू प्लांट 3 मीटर नहीं होगी, चेंज हो जाएगी, 2.5 मीटर भी हो सकती है, 2 मीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है ना। तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मेथड, हिंदी में से आयताकार विधि कहते हैं। इधर नीचे दिख रहा होगा एक अगला डायग्राम, ये कंटूर मेथड का है ना। कंटूर विधि ये सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो विधि का उपयोग होता है, समोच्च विधि या कंटूर विधि का उपयोग होता है। इस साइड जो एक दिया है क्विनकन्स, ये वाला अभी क्वेश्चन पूछा था, डायगोनल मेथड किसका दूसरा नाम है, तो क्विनकन्स का है, फिलर मेथड इसी को कहते हैं। ये मॉडिफाइड है किससे, स्क्वायर मेथड से। देखो इसमें ना स्क्वायर के बीचों बीच एक फिलर प्लांट लगाया जाता है एक्स्ट्रा, जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, फ्रूट क्रॉप होती है, जो प्रोडक्शन 2-3 साल के लिए देती है। और इसमें ना ये एक्स्ट्रा जो प्लांट लगता है, इनकी पॉपुलेशन परसेंटेज 70 to 92% हो जाती है, किससे, इससे, स्क्वायर मेथड से। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इधर जाओ ट्रायगोनल मेथड, ये ज्यादातर फील्ड क्रॉप में नहीं यूज होती है, इसको किचन गार्डन में यूज करते हैं, जो छोटी छोटी मतलब जैसे कम जगह है आपके पास, किचन गार्डन के लिए लगभग 200-250 मीटर स्क्वायर जगह लगती है, तो अगर उसके आसपास अगर आपको कोई सी मेथड यूज करना है तो कौन सी यूज करेंगे, ट्रायगोनल मेथड। अच्छा त्रिकोणीय विधि भी इसी कहते हैं, इसका एक और मॉडिफिकेशन हुआ है स्टार मेथड, इसको ना स्टार जैसे बना दिया है, ओ स्क्वायर नहीं बनाया है, इस टाइप से। अब ये जो एंगल होंगे यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट लगाने का काम करेंगे, तो स्टार मेथड भी इसका मॉडिफिकेशन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम एरिया इज ऑफ विच फ्रूट इन इंडिया। मैक्सिमम एरिया, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फल के लिए दिया जाता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है आम का, है ना, मैंगो। अच्छा क्षेत्रफल के हिसाब से तीनों क्रॉप देख लो आप, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है आम का, उसके बाद नींबू वर्गीय फलों का, और लास्ट में आता है केला, याद रखना। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो केला आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, आम, और तीसरे पे आ जाएगा नींबू। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ इसमें परसेंटेज बदलते रहता है, तो परसेंट कोई पूछता नहीं है, केवल वो क्षेत्रफल अगर दृष्टिकोण से पूछता है तो प्रथम द्वितीय तृतीय ही पूछ सकता है, उत्पादन में भी पूछेगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब इसका एग्जाम आपको आंसर पता चल गया होगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से प्रथम कौन है, तो कौन है, आम है। अगला क्वेश्चन, रोपण की प्रणाली जिसमें पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान हो। अभी थोड़ी देर पहले ही हम क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी समान हो, मतलब रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम होती है, तो ऐसी कौन सी मेथड है, वर्ग प्रणाली, स्क्वायर मेथड, यही होती है ना। और इसका मॉडिफिकेशन किया था तो कौन सी बन गई थी, क्विनकन्स मेथड या डायगोनल मेथड। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। तो ये याद करना है आपको, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लगभग 13% के आसपास है, 13 पॉइंट से कुछ पॉइंट बढ़ गया होगा तो थोड़ा बड़ा होगा या तो थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन याद यही रखना है, सेकेंड है ना। अच्छा फ्रूट प्रोडक्शन में भी सेकेंड है, तो फर्स्ट कौन है, चाइना, याद रखना। वेजिटेबल प्रोडक्शन में क्या है, हम सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत निम्नलिखित किस फल में विश्व में सर्वोत्तम उत्पादन देता है। तो भाई साहब आपको ये क्वेश्चन सरल है, याद भी होगा, नहीं याद हो तो ये आंसर है आम। और इसके साथ साथ आम का एक और आपको एक्स्ट्रा में क्वेश्चन बता रहा हूँ, आम का एक नया, नहीं नहीं नया नहीं, नाम याद रखना है, बाथरूम फल, ठीक है। कभी कभी इसका गुणसूत्र पूछ लेता है 40,
तो ये दो क्वेश्चन याद रखना है। अन्य नाम क्या है? अच्छा, राष्ट्रीय फल आपको पहले से ही पता है इसलिए मैंने बताया नहीं, बाथरूम फल। और गुणसूत्र क्या हो जाएगा? 40। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फल के पौधे को हर साल प्रूनिंग की आवश्यकता होती है? सबसे पहला या दूसरा क्वेश्चन ही हमने यही पढ़ा था कि प्रूनिंग जब की जाती है तो किस में की जाती है, हमने डायग्राम के साथ में देखा था, अंगूर। और हर साल सबसे ज्यादा इसी को जरूरत लगती है। अच्छा, क्वेश्चन को देखें, अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से भी हट जाता है। जैसे आम, आम में प्रूनिंग का काम हर साल नहीं होता है, ठीक है। और संतरे में भी नहीं होता है, क्योंकि इनके प्लांट्स ना, जैसे बेल नहीं चलती है इनमें, ये पेड़ टाइप से होंगे। जैसे चीकू, ये तीनों ऑप्शन अलग ही दिख रहे हैं, जबकि अंगूर क्या है, बेल वाला है, तो इसमें प्रूनिंग का हर साल काम पड़ेगा। और प्रूनिंग कब करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी में अभी हमने पढ़ा था, क्या था? जनवरी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत दुनिया में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी हमने सब्जी का पढ़ा था, अभी दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया फलों का, हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए। सेकंड, फल और सब्जी दोनों में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, सेकंड रैंक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्पेशल प्रूनिंग टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ ओवर क्राउडिंग। अच्छा, ये क्रॉच एंगल वाला है। हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? क्रॉच एंगल, मतलब एक शाखा दूसरी शाखा से रगड़ खा रही है ना, या फिर क्रॉच बना रही है। तो इसने क्या लिख दिया? ओवर क्राउडिंग। इंटरमिंगलिंग ब्रांचेस इज नोन एज, हम क्या पढ़ते हैं? क्रॉच एंगल ब्रांचेस, आपस में आसपास रगड़ खाने वाली, क्रॉच होने वाली ब्रांचेस को हटाना क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग। मोस्ट आईएमपी। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर दोनों शाखाएं या ब्रांचेस क्रॉस बना रही है तो हो सकता है कि उसमें से एक वीक रह जाएगी, एक थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, तो एक पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एक खराब हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो वीक है उसमें बीमारी लग जाए और फिर वो दूसरी ब्रांच है उसको भी बीमारी से खराब कर दे। इसीलिए ना ऐसी शाखा को हटा दिया जाता है या ब्रांचेस को रिमूव कर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? डी हॉर्निंग। निकिंग नॉचिंग क्या होता है? तो निकिंग और नॉचिंग हम समझ नहीं लेते हैं, याद कर लेते हैं इस तरीके से। निकिंग, पहला ऑप्शन नंबर जो ए है ना, अगर ये आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा कि जब किसी ब्रांच के बड के नीचे कट लगाना हो, नीचे कट लगाया जाए, तब उसे क्या कहते हैं? निकिंग। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है, बस इतना ही याद रखना है। हार्मोन से क्या रिलेटेड है, ऊपर नीचे क्या होता है, ये क्यों करते हैं, उसको अभी भूल जाओ। केवल आप इतना याद रखना कि जो निकिंग, अच्छा इसका आंसर निकिंग नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूँ कि निकिंग की प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो ब्रांच में बड के नीचे। अगला, नोचिंग। जैसे ये बड है, कलिका, तो इसके ऊपर के साइड अगर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नोचिंग। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये दो प्रोसेस है, निकिंग और नॉचिंग की। तो ये हार्मोनल जो इश्यूज होता है उसको बैलेंस करने के लिए, प्रोडक्शन लेना है कि नहीं लेना है उसके बेस पे करते हैं। ध्यान रखना है, निकिंग बोले तो नीचे, तो देखो इसमें याद रखने का तरीका क्या है? निकिंग में एन आई आ रहा है, तो नीचे लिखना होगा ना, तो हम ऐसे ही लिखेंगे नीचे। तो किसके नीचे? तुम्हारे, या फिर ऐसे नहीं, बढ़ के नीचे। नॉचिंग बोले तो बोले ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये टॉप वर्किंग समझाया है, ऑप्शन में टॉप वर्किंग भी दिया है। तो टॉप वर्किंग किस में करते हैं? सबसे ज्यादा मैंगो में करते हैं। ये देखो, ये टॉप वर्किंग वाला सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं कि स्टेम को एकदम बराबर काट दिया। अब इसमें जो बीच वाला भाग है उसमें नहीं कभी भी करेंगे, मतलब उसको छेड़खानी नहीं करेंगे। जो आउटर लेयर है उसको थोड़ा सा छीलेंगे, और जो हमें दूसरी कोई प्लांट चाहिए या फिर दूसरा कोई ऐसा फ्रूट प्लांट चाहिए जो इसके साथ अटैच करना है, तो उसकी छोटी छोटी स्टेम्स या सियोन्स लगाएंगे, चारों तरफ लगा सकते हैं, तो फिर इन्हीं से वापस ग्रोथ होगा। इसे कहते हैं टॉप वर्किंग। ये किस में आता है? जीर्णोद्धार में आता है, मतलब ये प्रोडक्शन के लिए होता है। जब जैसे ये मान लो कि ये नीचे इसके साथ जो पहले ब्रांचेस थी वो प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, उत्पादन दे नहीं रही थी, तो उसको हटा दिया और यहाँ पे नई दूसरे प्लांट की ब्रांचेस लगा दी, ताकि ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगी और फिर इससे जो होगा प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये इसलिए। अच्छा, ये क्रॉच एंगल को दिखा रहा है कि जैसे ये क्रॉच एंगल बनेगा, तो पहले से ही उसने यहाँ पे रिमूव कर दिया है, ये अलग से दिख रहा होगा, देखो इसका कलर अलग दिख रहा होगा। ये हटाने वाली बात है कि यहाँ से पहले से ही इसको हटा दिया ताकि क्रॉच एंगल नहीं बने, है ना। इसको क्या कहते हैं? डी हॉर्निंग।
अगला क्वेश्चन है आपका, अल्टरनेट बियरिंग इज मोस्ट कॉमन इन। अल्टरनेट बियरिंग मतलब एकांतरण फलन, वैकल्पिक बियरिंग। अब देखो, हिंदी में कहते हैं एकांतरण फलन, लेकिन हिंदी वालों के लिए उसने हिंदी लिख के ही नहीं दिया, उसने बियरिंग को बियरिंग ही लिख दिया। और अल्टरनेट को ट्रांसलेट किया गूगल से, वैकल्पिक निकल गया है, वैकल्पिक लिख दिया, एकांतरण लिखने का काम ही नहीं किया है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में ज़्यादा याद रखना कि अल्टरनेट बियरिंग क्या होता है। तो बोले एक साल फल देता है फिर एक साल नहीं देता है ना। तो अल्टरनेट बियरिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है आम में। अब आम का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में दो जगह होता है, मतलब दो डिविजन्स में होता है। एक होता है दक्षिण भारत में और एक होता है उत्तर भारत में। तो सर ये जो अल्टरनेट बियरिंग वाली प्रॉब्लम है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? तो उत्तर भारत में देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत में ज़्यादातर अल्टरनेट बियरिंग नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि अल्टरनेट बियरिंग किस में होती है, तो बोले आम में होती है। लेकिन अगर आम में भी होती है तो कौन सी वेराइटियों में होती है? उत्तर भारत की। इसमें एक दो वेराइटियां आप याद कर लेना उत्तर भारत की, जैसे लंगड़ा, चौसा और दशहरी, फेमस वेराइटियां भी हैं। और अगर इससे क्वेश्चन पूछा कि इनमें अल्टरनेट बियरिंग होती है कि नहीं होती है, तो इनमें होती है, बाकी में नहीं होती है। इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, जैसे लंगड़ा एल, चौसा सी, दशहरी डी, एल सी डी। अच्छा, इसमें एक और बात हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जो लंगड़ा है, तो देखो अल्टरनेट मतलब एक साल फल देगा एक साल नहीं देगा। तो उत्तर भारत की तरफ जाएंगे ना तो पहाड़ी एरिया मिलेगा। अब जो लंगड़ा व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, थोड़ी देर चलेगा फिर बैठ जाएगा, तो फिर थोड़ी देर चलेगा फिर बैठ जाएगा। तो सेम लंगड़ा की भी है कि लंगड़ा उत्तर भारत की वेराइटी है, थोड़ी एक साल प्रोडक्शन देता है, फिर बोले थक गया अब थोड़ी देर बैठूंगा फिर। और तो ये याद रखना, अल्टरनेट बियरिंग वाला है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्यान विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो उद्यान विज्ञान की जगह हम पढ़ेंगे इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर। पहले ही हमने क्वेश्चन में बात कर ली है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे भी कल्चर वर्ड आएगा वो सारे के सारे कहाँ से हो जाएंगे? लेटिन वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी लॉजी या नॉमी आएगा वो कौन से हो जाएंगे? ग्रीक हो जाएगा। एक्सेप्शन कौन सा था? पोमोलॉजी, लेटिन प्लस ग्रीक। अगला क्वेश्चन है आपका, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एज प्लांटेशन इज। अच्छा, एज क्यों लगाते हैं? तो दो वर्ड चलते हैं, एक चलता है एज और दूसरा चलता है हेज। अच्छा सॉरी, हेज और एज, ये दो वर्ड चलते हैं। ये गार्डन वॉल साइड चलता है, ये प्रोटेक्शन 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 के लिए होता है, सॉरी रक्षात्मक आवरण बनाने के लिए होता है गार्डन के। अच्छा, पहले सीमेंटेड वॉल नहीं होती थी तो ऐसे कुछ प्लांट लगाते थे, तो क्या करते थे कि एक हाई वॉल जैसे बना लेते थे, प्रोटेक्शन। तो हेज का ये काम था। तो सर फिर एज का क्या काम है? एज ना, यहाँ पे जैसे ये प्रोटेक्शन वॉल बन गई, अब इसका जो यहाँ पे लोगों के घूमने के लिए ना एक एरिया होता है, क्या रास्ता बना देते हैं, बूढ़े लोग घूमते रहते हैं खाना पीना खा पी के गार्डन में, वही वाला ये रास्ता हो गया। अब इसके इस साइड, मतलब गार्डन में जहाँ पे बीचों बीच लान लगी है ना, अंदर के साइड यहाँ पे जो प्लांट होंगे वो क्या कहलाएंगे? एज। ये पेरेनियल होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हेज कहां पर होगा? बाहर के साइड होगा, और एज अंदर के साइड होगा। अब हेज क्यों लगाते हैं? तो बोले प्रोटेक्शन के लिए होता है। क्लियर है क्या? इसमें सबसे ज्यादा सरल क्वेश्चन पूछा जाता है मेहंदी का। मेहंदी का काम भी मतलब यूज भी करते हैं, मेहंदी हाथों में लगाने वाली नहीं। इसमें दो ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए भी सेम है, ऑप्शन नंबर बी भी सेम है, लेकिन ये केवल ऑप्शन ए ही सही माना जाएगा। अब इसमें सजावट के लिए बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, इधर सजावट डेकोरेशन आना चाहिए था इधर, यहाँ पे मतलब इंग्लिश में गलत कर दिया इसने, तो ऑप्शन केवल ए सही है, तो ओनली ए। अगला अगला क्वेश्चन है, बगीचे के रेखांकन में महत्वपूर्ण कारक है। मतलब बगीचा लगाने के लिए कौन कौन से ऑर्चिड के लिए लेआउट्स में कौन कौन से रेखांकन जरूरी है ना, इंपोर्टेंट फैक्टर्स प्रिपरेशन ऑफ ऑर्चिड लेआउट्स, क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा? तो ध्यान में रखा जाएगा पहले तो वायु अवरोधक पट्टिकाएं, विंड ब्रेकर्स। अच्छा, ऊपर लिखा है विंड ब्रेकर्स। इसका पीएटी में क्वेश्चन पूछा गया था दूसरे टॉपिक से कि विंड ब्रेकर्स को किस डायरेक्शन में लगाया जाता है। अब चाहे क्रॉप हो या तो फिर आपका गार्डन हो, तो विंड ब्रेकर्स में देखो
इसको याद रखने का तरीका है, विंड में एन आ रहा है तो एन से नॉर्थ हो जाएगा, और पहला वर्ड क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट। फिक्स है नॉर्थ वेस्ट। विंड ब्रेकर कहीं पे भी लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे, नॉर्थ वेस्ट। बाड़, बाड़ मतलब हेज, प्रोटेक्शन के लिए। और पेथ, पाथ, रास्ता। और ऑल ऑफ दिस मतलब तीनों, तो ये वाला आंसर ज्यादा सही होगा क्योंकि ये तीनों इसी में आ रहे हैं। अच्छा, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन बनाने वाला, ये ऑल ऑफ दिस को ना ए में भी दे देता है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ए ऑल ऑफ दिस कैसे हो सकता है, उसको तो हमने तो बार बार डी में ही पढ़ा है, ए में नहीं हो सकता। ए में भी हो सकता है, जैसे अभी सी में दे दिया ऑल ऑफ दिस, तो ये सी वाला आंसर होगा। ये डी ए बी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये गार्डन दिख रहा होगा, इसमें जो ये अंदर के साइड है ये क्या है, ये रास्ता हो गया आपका, ये हेज हो गया, और ये जो अंदर है ये क्या हो गए, एज हो गए। इसमें अच्छा, इसमें ना टोपियरी भी दिख रहा होगा, ये जो अलग अलग शेप बना के रखे हैं ये टोपियरी हो गया। कभी कभी तो ऊंट जैसा शेप दे दिया, हाथी जैसा शेप दे दिया, तो विभिन्न आकृतियों वाले ऐसे गार्डन में जैसे ऐसे दिखे ना पेड़ पौधे, तो वो क्या हो गया, टोपियरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्या आ गया, ये विंड ब्रेकर दिखा रहे हैं। जैसे विंड ब्रेकर नॉर्थ टू वेस्ट में लगाते हैं, लेकिन पहले छोटे पौधे होंगे, तो हवा आएगी तेजी से, फिर ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद बड़े पौधे, फिर और ऊपर जाएगी, फिर और बड़े पौधे और ऊपर चले जाएगी। ठीक है, इधर अपना क्रॉप या बगीचा वाला सिस्टम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में फल रोपण की कौन सर्वाधिक उपयोगी है। रोपण की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है, या फिर कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय मेथड या कंटूर विधि, अब देखो इंग्लिश में भी कंटूर, हिंदी में भी कंटूर, समुच्चय लिख के दिया ही नहीं है, आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में अगर खेती भी करना हो तो किस विधि का उपयोग करेंगे, कंटूर विधि का उपयोग करेंगे, है ना। देख लो ये। अच्छा, किधर गया, नहीं दिख रहा, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस, तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग समझ लो। ट्रेनिंग का काम कभी भी प्रोडक्शन के लिए नहीं किया जाता है। प्रोडक्शन के लिए अगर करेंगे तो किसका करेंगे, प्रूनिंग का। तो दो टाइप की मेथड हो गई, एक ट्रेनिंग हो गया और एक दूसरा प्रूनिंग हो गया। ट्रेनिंग काहे के लिए करते हैं, शेप एंड साइज के लिए, है ना। शेप और साइज मेंटेन रखने के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। जैसे हम भी तो जिम में जाते हैं, तो काहे के लिए जाते हैं, प्रोडक्शन के लिए, फर्टाइल होने के लिए थोड़ी नहीं जाते हैं, जिम मेंटेन होने के लिए, शेप साइज मेंटेन रहे इसलिए हम क्या करते हैं, जिम करते हैं। तो सेम कंडीशन प्लांट में अगर ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं तो काहे के लिए करते हैं, तो बोले कि शेप साइज के लिए। अब ट्रेनिंग सबसे ज्यादा किया जाता है हिली एरियाज में। जो ट्रेनिंग का काम होता है प्लेट्यू रीजन्स में नहीं है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हिली एरियाज में। अब ये जो ऑप्शन है उसमें आप देख लो कि हिली एरियाज पे सबसे ज्यादा कौन होता होगा, आम, आंवला, पपीता और सेब। आंसर ए होगा, क्योंकि ट्रेनिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे की जाती है, हिली एरियाज में। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ट्रेनिंग के टाइप भी याद रखना है, तीन टाइप का होता है। सबसे पहले सेंट्रल लीडर सिस्टम। सेंट्रल लीडर सिस्टम में जो बीच वाला मेन ट्रंक होता है, इसको वर्टिकल ग्रो करने देते हैं, इसमें दिख रहा होगा, इसको रोकने का काम नहीं है, ये बढ़ते रहेगा और बढ़ते रहेगा ये। तो इसमें शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। ध्यान से देखो, इस टाइप से बनेगा ये पिरामिडल शेप हो गया, है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, काय में, हार्वेस्टिंग के टाइम पे फ्रूट हार्वेस्टिंग जब करते हैं तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो दिक्कत होती है। अच्छा, इसके बाद एक दूसरी मेथड है जिसका नाम है ओपन सेंटर सिस्टम। ओपन सेंटर मतलब कि कुछ टाइम तक इसके मेन ट्रंकों को ग्रो करने दिया, फिर इसके बाद इसको यहाँ पे रोक दिया, काट दिया, तो अब क्या होगा, यहीं से ब्रांचेस निकलने लग जाएगी। तो ये ऐसे दिखेगा जैसे कलश, वॉस, गुलदान नहीं, वो तांबे का लोटा रखते हैं, उस पे आम के पत्ते रखते हैं ना, उस टाइप से ये कलश दिखने लग जाएगा, कलश टाइप का, वास बोलते हैं इसको, है ना। बाउल जैसा दिखेगा ये। अपने यहाँ तांबे के लोटे में पानी भर लेते हैं, पूजा वूजा करते हैं, तो फिर उसमें आम के पत्ते रख देते हैं, ऊपर नारियल रख देते हैं, तो ये उसी सिस्टम में दिखेगा। देखो जरा ध्यान से, इसको बोलते हैं ओपन सेंटर सिस्टम। अगला, इधर एक इन दोनों का मिक्स करके, इन दोनों को मिक्स करके एक मॉडिफाइड बना दिया, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम। इसमें फिक्स टाइम तक मेन ट्रंक को ग्रो करने देंगे, उसके बाद रोकेंगे, मतलब लगभग 3 से 4 साल तक ग्रो करने देते हैं, फिर उसके बाद उसको रोक देते हैं।
फिर उसके बाद में ना कुछ अर्थ से थोड़ी डिस्टेंस में क्या होता है कि इसके जो लेटरल ब्रांच हैं उनको ग्रो ग्रो करने देते हैं, तो ये कैसा बन जाता है, बुके जैसा बन जाता है, गुलदस्ते जैसा, बुके जैसा इसका दिखने लग जाता है इस टाइप से। आपने बुके तो देखा ही होगा, सेम बुके जैसा सिस्टम हो जाता है ना। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। ये इसमें हार्वेस्टिंग में दिक्कत आती है, इसमें पौधा या पेड़ जो भी फ्रूट ट्री होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कमजोर रह जाएगा। चलो आगे, ऑप्टिमम सॉइल फॉर प्लांटिंग ऑफ फ्रूट ऑर्चिड, फल बगीचे के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होगी, तो दोमट मिट्टी होती है, याद रखना, आईएमपी क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी। यूजफुल इंटरक्रॉप फॉर फ्रूट ऑर्चिड, मतलब ये पूछ रहा है कि इंटर क्रॉपिंग के लिए, मतलब फल बागान में जब तक फल पौधे नहीं देते तब तक उनके बीच में हम कौन सी खेती करें, इंटर क्रॉप सिस्टम कौन सा यूज करें। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ना, ऐसे तो तीनों ऑप्शन आप पढ़ लेना, लेकिन सबसे पहले मेरी नजर वीट पे गई है। तो वीट ग्रेमिनिकल क्रॉप है, और ग्रेमिनी क्रॉप क्या करती है, नाइट्रोजन ज्यादा एक्सेस में ले लेती है, मतलब सॉइल में नाइट्रोजन डिफिशियंसी यही लेके आएगी। तो इसीलिए तो हम क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन भी ज्यादा देते हैं, तो इसका इंटरक्रॉपिंग सिस्टम करेंगे ही नहीं। तो बचा क्या, काउपी और उड़द लेग्यूम क्रॉप है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, तो जो फ्रूट ऑर्चर्ड है उसको भी नाइट्रोजन मिलेगा, है ना, तो ध्यान रखना। अच्छा अगर मैंगो का होता तो फिर क्या करते हैं हम, मैंगो का होता तो सबसे ज्यादा मैंगो में जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम चलाते हैं वो टर्मरिक का चलाते हैं, दही टर्मरिक कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक क्रीम। ये देखो इसमें ना ये एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ था वहां पे क्वेश्चन में, हमने यहाँ पे डायग्राम में अलग दिखाया है। जैसे ये पहले तो देख लो कि ये जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम होता है वो किस में होता है, जिनकी प्लांटिंग डिस्टेंस ज्यादा लेते हैं, 10 × 10 में। और इसमें बीच में ये जो लगा ये दिख रही है, ये टर्मरिक की होगी शायद, मतलब हल्दी वाली खेती दिख रही है। अच्छा प्याज वाली भी कर सकते हैं, है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वानस्पतिक प्रवर्धन की कटिंग विधि में कटिंग मुख्य रूप से कहाँ से की जाती है, तो कहाँ से की जाती है, रूट स्टॉक की बात कर रहा है ये। रूट स्टॉक बर्ड से कोई लेना देना नहीं है, शूट शूट आना चाहिए लेकिन रूट नहीं आ रहा है, पत्ती से कोई लेना देना नहीं है। बचा है ऑप्शन ए, रूट और स्टेम ऑफ पेरेंट प्लांट, मतलब रूट स्टॉक की बात करी है, स्टॉक मतलब स्टेम, रूट मतलब जड़, तो रूट एम एंड स्टेम ये दोनों होना चाहिए, तभी तो कटिंग का काम होगा, मतलब ये मेन प्लांट है, पेरेंट प्लांट यही है ना, जिसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग मेथड ऑफ ग्रेप, ट्रेनिंग मेथड कौन कौन सी होती है, तो 3 होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ओपन सेंटर सिस्टम, है ना, इस टाइप के 3 देखी थी। अंगूर की सदाई की विधियां हैं, अच्छा इसमें अंगूर में स्पेशल अलग अलग विधियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना बेल चलती है, हार्ड बेल इसकी कठोर, आपने देखा होगा कि अंगूर की जो बेल्स चलती है वो हार्ड लेवल पे चलती है, हाँ, इसीलिए उसमें जो प्रोपगेशन होता है हार्ड वुड कटिंग होता है, सॉफ्ट वुड नहीं होता है। इसमें पांडाल विधि, पांडाल बना लेते हैं, और निफिंग विधि होती है, एक होती है हेड विधि। तो ये तीनों विधियों से हो सकता है। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन ए में उपरोक्त सभी दे दिया, तो ये तीनों है, तो ये वाला आंसर सही होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। परगोला या पांडाल विधि ये की है, इधर डायग्राम देख लो, ये पांडाल दिख रहा होगा, परगोला जो बना हुआ क्या सिस्टम है, स्टेम लगा के उसी के साइड से ये हार्ड वाला इसका अंगूर का स्टेम जा रहा है, फिर ऊपर जाके पूरा फैल जाएगा, है ना। अगला है ये हेड वाला सिस्टम, और ये है निफिंग, निफिंग सिस्टम, है ना। अच्छा ये 2 आर्म्स भी हो सकता है, 4 आर्म्स भी हो सकता है, इसमें देखो 4 आर्म्स दिया है। अच्छा यहां से भी ये ग्रो कर सकता है, इनको रोक देंगे, इनको नहीं करने देंगे, जैसे ये एक फेंसिंग थी तो ये वाला आर्म ग्रो करेगा, यही बढ़ते रहेगा, और ये 4 आर्म्स हो गया है, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधे नवोदित प्रसार का उपयोग करता है, व्हाट प्लांट यूज बडिंग प्रोपगेशन, अच्छा बडिंग का प्रोपगेशन या बडिंग द्वारा किस किस में प्रोपगेशन हो सकता है। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो आपके ट्री या फ्रूट या वेजिटेबल किसी से मैच नहीं कर रहे हैं ना, एकदम नए ऑप्शन दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दिख ही रहा है ऑल ऑफ दिस। तो जैसे ब्लैक गम, कालागोन, एस, प्रभुर्ज, गोल्डन चेन, ये चारों तीनों में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन या ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑफ तना क्रंतन की औसत लंबाई होना चाहिए, ऑप्टिमम लेंथ ऑफ स्टेम कटिंग,
मतलब तना क्रंतन स्टेम कटिंग के लिए कितनी लेंथ होना चाहिए, ये फिक्स है, बदलती नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में दिख रहा है 10 से 30 सेंटीमीटर। ज्यादा नहीं लेंगे, 30 से ज्यादा नहीं लेंगे, 10 से कम नहीं लेंगे। नहीं तो ये ऑप्शन में दिया है 5 से 10, उधर 30 से ज्यादा दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंगो इज मोस्टली प्रोपागेटेड बाय। देखो कर तो सभी से सकते हैं, दाब विधि से भी कर सकते हैं, कृंतन से, कलिकायन से, लेकिन सबसे ज्यादा किससे होता है, इनार्चिंग से होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोपागेशन सबसे हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किससे होता है, इनार्चिंग से होता है, तो याद रखना इनार्चिंग से होता है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है। एग्रोनॉमिक का क्वेश्चन है, लेकिन इधर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चावल का कटोरा है, ये पहले छत्तीसगढ़ को कहते थे, लेकिन अभी गोदावरी कृष्णा डेल्टा को कहते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में आता है। तो आंसर में गोदावरी कृष्णा डेल्टा दिया नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, आंध्र प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहते हैं ना, याद रखना। अगला, एक सामान्य रसोई घर के लिए औसतन क्षेत्रफल की आवश्यकता आवश्यकता है या होती है। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि नहीं, पहले क्वेश्चन में नहीं था, बीच में कोई क्वेश्चन आया था जिसमें हमने त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार विधि पढ़ी थी। तो उसमें मैंने बोला था कि त्रिभुजाकार विधि का कहाँ पे उपयोग करना चाहिए, किचन गार्डनिंग में। तो जो किचन गार्डनिंग में क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे क्षेत्रफल कम होता है। कहाँ पे, किचन गार्डन के लिए। तो लगभग 200 से 250 मीटर के आसपास आपके पास अगर जगह है तो किचन गार्डनिंग आप कर सकते हो। अनुत्पादक बगीचे को पुनः उत्पादक बनाया जा सकता है, रिजुविनेशन, है ना। रिजुविनेशन का क्वेश्चन है कि अनप्रोडक्टिव प्लांट को प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, उचित सिंचाई एवं जल निकास, बिल्कुल सही है। काट छाट ट्रेनिंग का काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और उचित पोषण, पोषक तत्व भी होना चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट देना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन डी में उपरोक्त तो सभी नहीं दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अगला है, टॉप वर्किंग इज अ मोस्टली यूज्ड फॉर रिजुविनेशन। देखो वापस से आ गया, जीर्णोद्धार। मतलब पहला क्वेश्चन, अभी इसके पहले भी वही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, मतलब टॉप वर्किंग रिलेटेड है किससे, रिजुविनेशन से। पहले तो ये याद कर लेना। और ये रिजुविनेशन किस में किया जाता है, तो टॉप वर्किंग का सबसे ज्यादा काम किया जाता है मैंगो में, याद रखना। टॉप वर्किंग सबसे ज्यादा किस में किया जाता है, मैंगो में। चलो, आपके इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान शास्त्र के परिचय के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।